हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जनरल साइंस के जो पहला चैप्टर है भौतिक राशियां तथा मापन के हमारे 2 भाग पढ़ चुके हैं। जो लोग ना देखे हो उसे अवश्य देखें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हमने भौतिक राशियों को पढ़ा, मात्रक को पढ़ लिया है। जब भौतिक राशि और मात्रक को पढ़ लिए हैं तो हमने बताया था कि भौतिक राशियों में मूल राशियां होती हैं, तो उन सातों मूल राशियों को किस मानक यूनिट में नापेंगे, तो उसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं लंबाई का मापन करते हैं, क्योंकि जो मूल राशियों का राशि है उनमें से एक है। और चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप एक बार हम पर भरोसा जताइए और फिर उसके बाद देखिए कि हम आपके भरोसे पर आपको जो भी टॉपिक यहाँ पर मिलेगा उसके जो भी कंटेंट होंगे एकदम स्ट्रांग दिए जाएंगे, अच्छे मैटर्स। जितना भी हो सक रहा है हमसे बेस लेवल से उतना में चलने का प्रयास करते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक भी है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, हमने मापन पढ़ लिया कि मापन क्या होता है। तो मैंने बताया था किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित प्रमाण माना गया है, ठीक है ना। मापन के सिद्धांत में भी यही कहा गया है। हमने नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ा रखा है, वो भाग देखिए जिनको जानना है कि मापन क्या है, मापन के सिद्धांत क्या है, सारे चीज बता रखे हैं। तो यहाँ पर लंबाई का मापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ लोगों को पता नहीं होता कि लंबाई होता क्या है। व्हाट इज लेंथ, लंबाई क्या है, कुछ लोग इसी में परेशान। तो देखिए लंबाई क्या है, कह रहा है कि आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अथवा अलगाव को ही क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। अथवा अलगाव को ही क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अथवा अलगाव को क्या कहते हैं, लंबाई। मान लीजिए 2 वस्तु है ए और बी, ठीक है ना। ये पहले ऐसे जुड़े हुए हैं, अब इनको अलग कर दीजिए। इनको क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो इन्हीं के बीच की जो आपकी वो हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी जो हो जाएगी वही आपको क्या कहला देगी, लंबाई कहला देगी, ठीक है ना। वही आपकी क्या कहला देगी, ए और बी के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाई। यही लंबाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लंबाई। ए बी बीच की दूरी बराबर लंबाई, इसी को क्या कहते हैं, लंबाई। ठीक, आई होप अब आपको लंबाई समझ में आ गया होगा। चलते हैं लंबाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर है सही पद्धति में। हमेशा सवाल में देखो जहां भी मिलीमीटर सेंटीमीटर में मिलता है मैं लंबाई को मीटर में ही नापने लगता हूं। क्यों, क्योंकि यही सर्वमान्य प्रणाली है और इसी को मैट्रिक प्रणाली बोलते हैं, एसआई को, ठीक है ना भैया। देखिए लंबाई एक अदिश राशि है, आप जानते हैं, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं लंबाई के कुछ प्रमुख मात्रक, जानते हैं किस में नापते हैं, जिसको हमको बहुत कम जानकारी होती है। देखिए प्रकाश वर्ष प्रमुख मापन का एक साधन है, लंबाई के नापने का एक प्रमुख साधन है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, बोलिए ना। और लगभग कितना, 10⁻16 मीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार बना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर ऑप्शन में ए मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लगभग 10⁻16 मीटर भी आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है ना। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको बोलना भी है कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर बोलना है। कितना, 10⁻15 मीटर बोलना है। आगे देखिए पार्सक है, पार्सक ही जो होता है ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। और ये जो हमारा पार्सक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का ये क्या होता है भैया, सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सक जो है ये क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो आपको क्या बोलना है, पार्सक बोलना है। क्या बोलना है, पार्सक। एक पार्सक बराबर कितना होता है, ये भी प्रश्न बन चुका है। जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जब वहां पर मैं एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस प्रश्न लेकर आऊंगा, तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना।
तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आगे आते हैं, खगोलीय मात्रक भी होता है, और एक खगोलीय मात्रक बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.49 गुणे 10 की घाते 11 मीटर होता है, 10 की घाते 11 मीटर। ये सब लंबाई के बड़े मात्रक हैं। आगे देखिए, 1 मील पूछते हैं ना भैया, गांव में कहते हैं ना आज 2 मील में पैदल चला, तो कितने किलोमीटर चले, तो 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। गांव में लगभग 1.5 किलोमीटर कहते हैं ना, अरे 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, जो दादाजी वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो 1 मील बराबर कितना होता है 1.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नहीं बना लेकिन मिला था तो हमने बता दिया। एक नॉटिकल मील होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है 1852 मीटर। और एक फार्मी मीटर होता है, ये देखिए फार्मी मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मी मीटर को ही फैदोमीटर बोलते हैं, फार्मी मीटर को ही फैदोमीटर बोलते हैं। और एक फार्मी मीटर बराबर होता है 10 की घाते -15 मीटर, 10 की घाते -15 मीटर होता है। और यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है। इसके बाद एक हेक्टोकर्कर होता है, वो आप में पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, इंटर के सिलेबस में है तो वहां पर बताएंगे। तो यही को आपको यहाँ तक ही प्रश्न बने हैं। आपसे 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर, ठीक है ना। प्रयास करेंगे आज भौतिक राशि मापन समाप्त हो जाए, और इसके बाद फिर आपके साथ 50 क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होंगे भौतिक राशि मापन के साथ, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लंबाई के कुछ और भी मापन है वहां पर चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष वालों का विशेष ध्यान दीजिएगा, पार्सेक को विशेष ध्यान दीजिए, खगोलीय को विशेष ध्यान दीजिए, और फार्मी मीटर को। और एक चीज याद रखिएगा, फार्मी मीटर को भी फैदोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैदोमीटर, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न बने भैया, यहाँ से प्रश्न हर एक पेपर में 1-2 प्रश्न बने हैं। चलते हैं, देखते हैं। अब आते हैं लंबाई के कुछ और मात्रक पर। जैसे मैं कहूं कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सारे लोग जानते हैं कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सबसे पहले मैं किलोमीटर से ही स्टार्ट कर देता हूं, तब फिर इंच फुट पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मैं लिख देता हूं 1 किलोमीटर, किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000। ये तो सभी लोगों को पता है ना कि अगर मेरी बाइक जो है 1 किलोमीटर 1000 मीटर तय कर लेती है तो 1 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर, देखिए मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो हर चीज 10 की घात में पढ़ने का प्रयास करूंगा। किसमें, 10 की घात में। ये हमने आपको बताया रखा है, हर एक चीज 10 की घात में पढ़िए। या तो ये आपका हो जाएगा 10 की घाते 3 मीटर। कितना हो जाएगा 3 मीटर। इसी को उल्टा करिए, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/10 की घाते 3 किलोमीटर। या आप लिख सकते हो 10 की घाते -3 किलोमीटर, ठीक। आगे आते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो आप कहेंगे सर जी 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में 10 की घाते 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए फिर यहां से उल्टा हो जाइए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 1/10 की घाते 2 मीटर। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर 10 की घाते -2 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 10 की घाते -2 मीटर। ये सारे लोग भैया आप पढ़ चुके हैं 9th से ही। फिर भी आगे चलते हैं, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्योंकि भैया गलत हो गया, मिलीमीटर होता है। यानी 1 मीटर इक्वल टू 10³ मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10³ -3 मीटर।
ठीक है ना, 10⁻³ मीटर। और आते हैं, आपसे पूछेगा 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। चलो बताओ 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। ठीक ना, ये ऐसे लिखा होता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। आपसे पूछेगा 1 माइक्रोन सेकंड बराबर कितना होता है, फिर भी आपको यही बोलना है। 1 माइक्रो द्रव्यमान कुछ भी कहेगा तो 10⁻⁶ मीटर। ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी क्या ये यही होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻ कितना होता है? 10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? चलो बताओ। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर, तो आप कहेंगे सर जी 10⁻⁻12 मीटर होता है। 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 फार्मीमीटर बराबर कितना होता है? अभी मैंने वहां बता रखा था 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब आते हैं कुछ इंच और फुट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इंच और फुट की बात कर लेते हैं कि इंच में क्या होता है, फुट में क्या होता है। चलिए बात करते हैं 1 फुट की। 1 फुट में वैसे सारे लोग जानते हैं 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच होता है। लेकिन अगर यही बात सेंटीमीटर में बोला जाए तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना? 1 फुट बराबर 12 इंच होता है और 12 इंच बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। कई बार पूछे गए कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर जी 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर होता है। आगे 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में बात कर लेते हैं। 1 मीटर में आपका होता है भैया कितना इंच होते हैं 1 मीटर में? तो आप कहेंगे कि सर जी 39.37 इंच होता है। 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में कहा जाएगा तो 100 से भाग हो जाएगा, दशमलव यहाँ आकर लग जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आपका 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना होता है? तो आप बताएंगे 0.39 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.39 इंच होता है। अब आप लोग लंबाई के अन्य सारे मात्रक देखिए, इसको याद रखिए कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिको मीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर और 1 फार्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ पर अगर मैं मीटर की जगह पर सेकंड लगा दूं तो यहाँ सब सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 1 नैनो सेकंड बराबर कितना होता है तो आप यही बताएंगे 10⁻⁻9 नैनो सेकंड। आपसे पूछे कोई 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है तो आप यही बताएंगे 10⁻12 ग्राम। ये बदलता नहीं है, ग्राम लगे इसके पास, सेकंड लगे, चाहे जो लगे, इसकी वैल्यू वही रहता है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं द्रव्यमान की तरफ और द्रव्यमान पर चर्चा करते हैं भैया कि द्रव्यमान क्या है। और द्रव्यमान पर चर्चा करते समय द्रव्यमान की मापन की बात करते हैं भैया। तो द्रव्यमान सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है क्या चीज। तो द्रव्यमान पर चर्चाएं करते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या है, कह रहा है द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है। द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है, इसका मान पिंड में सन्निहित यानी पिंड में समाहित होता है। पिंड में समाहित द्रव्य की संख्या, द्रव्य की मात्रा संख्यात्मक मान ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे द्रव्य किसे कहते हैं? संसार की वह सभी वस्तुएं जिसमें क्या होता है, जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता है वही आपका क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। तो कह रहे हैं
कि द्रव्यमान पदार्थ का वह मौलिक गुण है इसका मान पिंड में सन्निहित या समाहित द्रव्य की मात्रा संख्यात्मक मान ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। आपसे द्रव्यमान की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, तो द्रव्यमान के बारे में और देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, यह एक अदिश राशि है। समानता यानी साधारण ताप दाब और ऊंचाई पर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछता है कि जो है सामान्य ताप पर जो है द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है, यहाँ से सवाल बने हैं कि समानतः ताप दाब और ऊंचाई पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसके कोई भी मान नहीं बदलते हैं। फिर से सुन लीजिए भैया, समानतः ताप दाब और ऊंचाई पर, सामान्य ताप, सामान्य दाब और सामान्य ऊंचाई पर द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य दाब पर द्रव्यमान पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न बनेगा ना ऐसे, प्रश्न आपका ऐसे बन जाएगा कि सामान्य दाब पर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान बढ़ेगा, बी हो जाएगा द्रव्यमान घटेगा, और सी हो जाएगा स्थिर रहेगा, और डी दे देगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य ताप दाब और ऊंचाई पर द्रव्यमान का मान स्थिर रहता है, यानी उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही भौतिक राशियां मापन समाप्त हो जाएगा वैसे ही हम आपके बीच 50 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। चलिए आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब कह रहा है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर दूसरा द्रव्यमान का क्या कंडीशन है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर और सामान्य वायुमंडलीय दाब हो और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो, तो कह रहा है 1 लीटर जो शुद्ध आपका जल होगा वो 1 किलो द्रव्यमान के बराबर होगा। 1 लीटर शुद्ध जल जो होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। लेकिन 1 किलोग्राम के कब बराबर होगा, जब उसका वायुमंडलीय दाब और साधारण ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर हो। किस पर हो, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर 1 लीटर का जल आपके 1 केजी के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन बना है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, किसी पिंड का भार W बराबर mg उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये भी पूछता है अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के 2 कथन दे देगा, लिख दे और पूछेगा कि कौन सा सही है। जैसे मान लीजिए पहला कथन हो जाएगा हमारा कि सामान्य दाब पर तापमान क्या होता है, सामान्य ताप पर द्रव्यमान बढ़ता है। क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता है। दूसरा कह देगा कि द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान के समानुपाती हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला तो स्थिर रहना चाहिए लेकिन बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे कथन आपके सही हो जाएंगे। इस तरीके से प्रश्नों के बीच हम आपके बहुत जल्दी होंगे। आगे देख लीजिए, कुछ मात्रक देख लेते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यहाँ इनकी मात्रक थोड़ा सा कम है, सबसे अच्छी बात ये है। और 1 ग्राम में आप जानते हैं, इसी को उल्टा कर देंगे तो 10 की घात -3 केजी। 1 क्विंटल आप जानते होते हैं ना, 1 क्विंटल गेहूं या 1 बीघे में 5 क्विंटल गेहूं जो है उगा है, तो 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 केजी होता है। कितना होता है भैया, 100 केजी होता है। और जानते हो ना, टर्कों में कहते हैं 25 टन 32 टन, जैसे गवर्नमेंट जो है 25 टन के ऊपर ओवरलोडिंग नहीं करता है। तो 1 टन में कितने कुंटल होती है, इसकी बात करते हैं। 1 टन में होता है 10 कुंटल। कितना होता है, 10 कुंटल। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने लंबाई का मापन पढ़ चुका है, द्रव्यमान के मापन पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा द्रव्यमान के कंडीशन बहुत पूछे जाते हैं कि समान ताप पर समान ताप दाब और ऊंचाई, इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ ले लिया है। और इस तीनों की अगर समान अवस्था पर तो द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समान वायुमंडलीय 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर आपका शुद्ध जल 1 केजी द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
अब चलते हैं समय का मापन की बात करते हैं। किसकी मापन की बात? समय की मापन की बात करते हैं और तब समय का मापन हम करते हैं। की मापन पर चर्चा करते हैं भैया। तो देखिए, समय के मापन में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि समय किसे कहते हैं, समय क्या है। तो समय की बात करें तो किन्हीं दो घटनाओं के मध्य अंतराल को ही क्या कहते हैं? समय कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किन्हीं दो घटनाओं के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि समय किसे कहते हैं। जिसको मापना है सबसे पहले वही भौतिक राशि नहीं पता होगी तो मैं क्या जानूं कि आपको क्या आता है। आगे चलेंगे ना, तो इसीलिए छोटे छोटे बातों पर मैं प्रकाश डालते हुए आपको आगे ले चल रहा हूं। एकदम ये मान लीजिए कि आपको शून्य से शिखर तक लेकर चल रहे हैं भैया। तो समय की मापन की बात करते हैं तो समय की जानकारी हमको हो गई कि समय किसे कहते हैं? किन्हीं दो घटनाओं के मध्य के अंतराल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। बोलो ना, किन्हीं दो घटनाओं के मध्य के अंतराल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है एसआई पद्धति में, और जहां भी समय मिलता है मैं इसी में बदलता हूं। किसमें? सेकंड में। समय के अन्य भी मात्रक होते हैं। कौन सा होता है? सोलर। कौन सा होता है? सोलर वर्ष होता है, चंद्रमा होता है, कैलेंडर होता है, वर्ष होता है, दशक होता है और शताब्दी होती है। ये सारे क्या है? समय के मात्रक है। अभी तक तो आप यही पढ़े होंगे, कैलेंडर, वर्ष, दशक और शताब्दी। अब आप कहेंगे सर जी सोलर के वर्ष क्या है? तो मैं बता रहा हूं कि सोलर वर्ष क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक सोलर वर्ष बराबर होता है 365.25 सोलर दिन। एक सोलर वर्ष बराबर होता है 365.25 सोलर दिन। अब सोलर दिन की बात करते हैं। किसकी? सोलर दिन होता क्या है ना भैया? सोलर दिन क्या होता है? आइए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? सोलर दिन कहते हैं। फिर से देखिए भैया, क्या कहते हैं? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन का समय, यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? सोलर दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर दिन कहते हैं। और एक सोलर वर्ष बराबर कितना होता है? 365.25 सोलर दिन होता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस समय का आप एक भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मात्रक है। समय का सबसे बड़ा मात्रक है सोलर दिन। आते हैं चंद्रमा। एक चंद्रमा बराबर होता है 27.3 दिन। अब आप कहेंगे सर जी चंद्रमा क्या होता है? तो मैं कहूंगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगा लेती है उतने समय को क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। यानी चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के सापेक्ष जैसे ही पूरा कर लेगा उसे क्या कहेंगे? चंद्रमा। यहां से एक चीज और मिल गई कि चंद्रमा अपनी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27.3 दिन में करता है। कितना करता है? 27.3 दिन में करते हैं। तो चंद्रमा आपको समझ में आ गया। जब चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के सापेक्ष को लगाने में जितना समय लगाता है उसी को क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। और एक चंद्रमा बराबर 27.3 दिन होता है। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष अपना एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। कैलेंडर आते हैं, जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं ना, उसमें आपको पता होगा कि 30 या 31 दिन का महीना होता है। कैलेंडर यहाँ से भी समय नापते हैं और यहाँ से भी। वर्ष भी आपको पता है, एक वर्ष में 365 से या 366 दिन होते हैं। 365 से 1/4 दिन या 366 दिन होते हैं। दशक 10 वर्षों बीत जो जाता है 10 वर्षों को ही एक दशक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दशक कहते हैं। ठीक है ना। और शताब्दी 100 वर्षों को ही एक शताब्दी कहते हैं। एक शताब्दी में कितने होते हैं? 100 वर्ष हैं। ये सब आपके क्या थे? ये आप सब के क्या थे? समय के विशेष मात्रक थे। तो विशेष मात्रक के खत्म हो गए। सोलर वर्ष आपको याद रखिएगा, एक सोलर वर्ष बराबर कितना होता है? 365.25 सोलर दिन कह सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ देखिए शताब्दी हो गया। शताब्दी भी एक समय का बहुत ही बड़ा मात्रक है। शताब्दी क्या है? समय का बहुत ही बड़ा मात्रक है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ तक अभी वर्षों तक यहाँ तक बात की जाए तो यहाँ तक तो यही था, सोलर वर्ष था। लेकिन सोलर वर्ष जैसे दशक मिला और शताब्दी मिला वैसे क्या हो गया? छोटा हो गया ये।
ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ देख लेते हैं अपने घड़ी की सुइयों पर, क्योंकि जनरली हम यहीं पर मापन का जो सही बात है कि समय हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। घंटे से ही मैं समय जानता था, यहाँ से नहीं, लेकिन समय ये भी आपके समय ही है, ये भी आपकी क्या भी है, समय ही है। तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, घंटे होते हैं। आते हैं 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 सेकंड। मैंने कहा था ना माइक्रोन के आगे द्रव्यमान लगा दे, चाहे मीटर लगा दे, चाहे सेकंड लगा दे, मुझे वही बोलना है 10⁻⁻6। अगर यहाँ माइक्रोन के बाद सेकंड लगा है तो 10⁻⁻6 सेकंड, माइक्रोन के बाद द्रव्यमान लगा है तो 10⁻⁻6 द्रव्यमान। ठीक है ना, ऐसे आपको बोलना है। आपसे पूछे कि एक कोई माइक्रोन मीटर बराबर, तो आप बताएंगे 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन सेकंड बराबर, तो आप बोलेंगे 10⁻⁻6 सेकंड। आपसे बोले कोई 1 माइक्रोन द्रव्यमान बराबर या 1 माइक्रोन केजी बराबर, तो आप बोलेंगे 10⁻⁻6 केजी। ठीक है ना, आपको ऐसे बोलना, याद रखना है कि यहाँ पर माइक्रोन मिला तो 10⁻6 होगा, माइक्रोन के बगल जो लगा है आगे में 10⁻6 के आगे वही लिख दूंगा। ठीक है ना। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है, 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकंड, और 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड। क्या होता है, 10⁻12 सेकंड। इस प्रकार से भैया मैं समय का मापन पूरा करता हूं। आगे भौतिक राशियों के ताप बढ़ेंगे तो आगे भौतिक राशियों में हमारा क्या मिल जाता है, ताप मिल जाता है। तो ताप के मापन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। समय, किन्हीं 2 घटनाओं के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। समय का मात्रक सेकंड होते हैं, अन्य समय का भी मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक होता है, यही सर्वमान्य भी है, एसआई पद्धति का मात्रक है। ठीक है ना, और यही ऐसे समय ही एक ऐसी भौतिक राशि है जिनका मात्रक तीनों ही पद्धति में क्या होता है, इक्वल होता है। वो चाहे आपका एसआई हो जाए, चाहे एमकेएस, चाहे सीजीएस, चाहे एफपीएस हो जाए। ठीक है ना, सब में इक्वल रहता है। तो देखिए अन्य मात्रक हमने सोलर बताया, चंद्रमा बताया, सोलर हमने बताया कि पृथ्वी एक घूर्णन अक्ष पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सोलर दिन कहते हैं। चंद्रमा बताया कि चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के सापेक्ष जितने समय में पूरा कर लेता है उसी को चंद्रमा कहते हैं। कैलेंडर में 30 से 31 दिन होता है, आप लोग जानते हो। एक वर्ष में 365 से 1/4 या 366 दिन होता है। दशक जानते हैं, 10 वर्ष को क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। शताब्दी, 100 वर्षों को एक शताब्दी कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमने 1 घंटा 1 मिनट, ये सब आप लोग जानते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 सेकंड, 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹, और 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12। अब चलते हैं तापमान की बात करते हैं और तापमान के मापन की चर्चा करते हैं। किसकी मापन की चर्चा भैया, तापमान की मापन, ताप के मापन की तरफ चलते हैं भैया। तो ताप के मापन में देखिए सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि ताप क्या है। ताप क्या है, तो ताप क्या है, तो कह रहा है ताप किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप जिससे हमको आभास होता है वो क्या कहलाता है, ताप। कह रहा है ताप किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप है। ताप क्या है, किसी वस्तु का, यानी सीधे से कहने का मतलब है कि ताप वह है जिससे हमको पता लगे कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कोई वस्तु कितना ठंडा है। ठीक है ना, ताप की ये विशेषता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है SI पद्धति में। ताप के अन्य भी मात्रक होते हैं जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट, रूमर। ठीक है ना, ये सब भी आपके क्या है, ताप के ही मात्रक हैं। ताप के मात्रक के होने के कारण देखिए एक चीज और आता है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को केल्विन या रूमर या रेकेंस में बदलने की क्या होती है, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। जैसे C/5, C का मतलब सेल्सियस, F-32/9, F का मतलब फ़ारेनहाइट है, K का मतलब केल्विन है, R का मतलब रूमर है। ठीक है ना, हमने यहाँ सवाल भी बता रखा है, नीचे देखिए सवाल नंबर 1 हमने कहा 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, अगर 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो पहले इन दोनों को ले लीजिए, C/5 माइनस F/32/9। अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट दिया होता, केल्विन में बदलना होता तो मैं इस वाले सूत्र का इतना भाग ले लेता। ठीक है ना, F-32/9 बराबर K-273/5 को ले लेता।
ठीक है ना। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो C बराबर कितना दिया गया है 35 डिग्री सेल्सियस। हमने सूत्र लगा दिया C/5 माइनस F/32 अपान कितना 9, और इसको मैंने हल किया तो कितने फ़ारेनहाइट आया 95, 95 आया। कितना आ गया 95 हो गया। आगे हमने दिया कि 500 केल्विन को र्यूमर में बदलना है। किसमें र्यूमर में बदलना है। 500 केल्विन के ताप को आपको र्यूमर में बदलना है। तो K बराबर यानी केल्विन 500 दिया गया है, और र्यूमर का अगर आपको सूत्र लगाना है तो K माइनस 273 से लेकर यहाँ तक हमने इस सूत्र को यहाँ पर रख दिया और रखकर सॉल्व किया तो 500 माइनस 273 बटे 5 हो गया R/4, और हल करोगे तो 227 में आप 4 से गुणा कर 5 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 3 देखिए, 92 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। 92 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, ठीक है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। तो देखिए 92 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना C/5 माइनस F/ कितना 32/9। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया गया है, मैंने क्या किया 92 फ़ारेनहाइट की वैल्यू को रख दिया और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, घटाने के बाद 60 आया, 60/9। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है ना, यानी 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, काट दिया तो C/5 बराबर आपका कितना आ गया 20/3 आ गया। 5 इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा, 20 पंचे 100, 100/3 और भाग दोगे तो 33.33, यानी 33.33 सेल्सियस 92 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। 92 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। आगे देखिए एक चीज और है, परम शून्य ताप। एक कथन निष्कर्ष में आता है, ये ऐसे प्रश्न बने हुए हैं। परम शून्य ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी पदार्थ की समस्त अणुओं की गति क्या होती है, रुक जाए। वह न्यूनतम ताप यानी टेम्परेचर इतना घट जाए वायुमंडल का कि समस्त अणु यानी समस्त अणु जो है उनकी गति क्या हो, रुक जाए। और यदि गति रुक जाती है तो इसका मतलब है अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अर्थात क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और ऐसे ताप को क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। देखिए प्रश्न बना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बना है कि परम शून्य ताप वह शून्य ताप है जिसमें समस्त परम शून्य ताप वह शून्य ताप है जिसमें समस्त अणुओं की क्या होती है, गति रुक जाती है। पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा कि इसमें सभी अणुओं के गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, ठीक है ना। दोनों कथन सही है कि दोनों कथन गलत हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न परम शून्य ताप से बने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि परम शून्य ताप कौन सा ताप है, तो आप बताएंगे क्या, भाई बोलो ना, परम शून्य ताप वह शून्य ताप है जिस पर समस्त अणुओं की गति करना क्या हो जाए, रुक जाए। और जब समस्त अणु अपने गति को करना रोक देंगे तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। और ऐसे ही ताप को मैं क्या कहता हूं, परम शून्य ताप कहता हूं। तो देखिए अभी तक हमने 4 जो मूल राशियां थे, जैसे लंबाई, समय, ठीक है ना, द्रव्यमान और ताप के मापन को हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, अगले मापन पर हमारे नंबर आता है विद्युत धारा का मापन। किसका, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में आप लोग जानते हैं। चलते हैं विद्युत धारा की तरफ। और विद्युत धारा में आप जानते हैं आज का सफर यहीं तक, ताप के मापन तक ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि विद्युत धारा का मापन किस में करते हैं, जो तीव्रता का मापन किस में करते हैं, और पदार्थों का मोल का मापन किस में करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि हमने पूरा अपना 100% देने का प्रयास किया। लंबाई के सारे मात्रक, समय के मात्रक। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं भौतिक राशियों के नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी जो आपके 3 बचे हुए हैं मूल मात्रक और बीमा के साथ।